जिंदगी में उतार चढ़ाव का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। ऐसा कहना है एक महान भारतीय उद्योजक, पद्म भूषण पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हित के लिए नीति मूल्यों को जी जान से संभालते हुए टाटा ग्रुप को बड़ा किया। आज की इस वीडियो में हम रतन टाटा के जीवन को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बायोग्राफीज और बुक समरीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियोस को देख सको। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में बॉम्बे, जो आज का मुंबई है, उसमें एक पारसी फैमिली में हुआ। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और माँ का नाम सोनू टाटा था। रतन टाटा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैथेड्रल एंड जॉन केनन स्कूल मुंबई और बिशप कॉटन स्कूल शिमला से की। 1948 में जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, जिसके कारण रतन टाटा को उनकी ग्रैंडमदर ने संभाला। आर्किटेक्ट होने की मनीषा से वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। रतन टाटा शर्मीले किस्म के थे और समाज की झूठी चमक में विश्वास नहीं रखते थे। अपने टाटा नाम को भूलकर खुद के दम पर शिक्षा लेने की जिद से रतन टाटा ने अमेरिका में अपना एजुकेशन खत्म होने तक होटल में बर्तन मांजने से कारकुन तक कई छोटे मोटे काम किए। 1959 में उन्हें बैचलर इन आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल हुई। 1961 से उन्होंने अपना करियर टाटा ग्रुप के टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने से शुरू किया। टाटा के परंपरा के अनुसार 1970 तक वो टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में काम करते रहे। 1970 को उनको मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। 1971 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की टीवी और रेडियो बनाने वाली और घाटे में चलने वाली नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी दे दी गई। अगले 3 सालों में रतन टाटा ने इस कंपनी को खड़ा किया और नेल्को के मार्केट शेयर को 2% से 20% तक बढ़ाया। लेकिन देश में लागू हुई इमरजेंसी और उसके बाद आई आर्थिक मंदी के कारण नेल्को कंपनी को बंद करना पड़ा। रतन टाटा के जीवन में आया पहला सबसे बड़ा फेलियर था। 1975 में रतन टाटा ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। 1977 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप के एक्सप्रेस मिल इस कंपनी की बागडोर सौंपी गई, जो कि बंद होने के कगार पर थी। रतन टाटा ने इस कंपनी को फिर से खड़ी करने के लिए मैनेजमेंट से कंपनी में 50 लाख रुपयों की इन्वेस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैनेजमेंट ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जल्द ही ये कंपनी भी बंद हो गई। रतन टाटा के जीवन में एक दूसरा बड़ा फेलियर था, लेकिन इससे रतन टाटा ने बहुत कुछ सीखा। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। 1991 में जे.आर.डी. टाटा के द्वारा रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया, जिसके बाद टाटा ग्रुप और तेजी से बढ़ने लगा। टाटा पहले से ही कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बनाती थी, पर आम इंडियन का कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 30 दिसंबर 1998 में पूरी तरह से इंडिया में बनी लग्जरी कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया और जिसका नतीजा टाटा इंडिका की सेल पर हुआ। टाटा इंडिका को मार्केट से अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और 1 साल के अंदर अंदर टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। जिसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर तमाम आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ करीबी लोगों और इन्वेस्टर्स द्वारा रतन टाटा को इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। चूंकि कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की स्वयं की थी और उससे नुकसान हुआ था, तो रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा और साझेदारों के साथ अपनी कार कंपनी बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उनके साझेदारों की मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ व्यवहार रूखा था। बातों बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, अगर तुम्हें कार बनानी आती नहीं थी तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों डाले? एक कंपनी खरीद कर हम तुम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लगी और रातों रात अपने पार्टनर के साथ डील छोड़कर वापस चले आए। पूरे रास्ते वे मीटिंग में हुई उस बात के बारे में सोचकर अपमानित सा महसूस कर रहे थे। उन्हें अब अपने सक्सेस से बिल फोर्ड को जवाब देना था। वापस जाकर रतन टाटा ने अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। सालों तक रिसर्च करी और अपनी पूरी जान लगाकर इंडिका का नया वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया।
कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस एक अच्छी खासी लय में आगे बढ़ने लगा और बेहद मुनाफे का व्यवसाय साबित हुआ। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी अपने जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रही थी और 2008 के आते आते दिवालिया होने के कगार पर पहुंची। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उनके लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर के खरीदने का प्रस्ताव रखा, जिसे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार किया। बिल फोर्ड बिल्कुल उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे जैसे कभी रतन टाटा बिल फोर्ड से मिलने उनके मुख्यालय गए थे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर ब्रांड $2.3 बिलियन में फोर्ड कंपनी से खरीदा। इस बार भी बिल फोर्ड ने वही बात दोहराई जो उन्होंने पिछली मीटिंग में रतन टाटा से कही थी, बस इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा अगर चाहते तो बिल फोर्ड को उसी मीटिंग में करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन रतन टाटा अपने सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही वो गुण है जो एक सफल और महान इंसान के बीच का अंतर दर्शाता है। जगुआर और लैंड रोवर की तरह रतन टाटा ने कई सारी कंपनीज को खरीदा। सन 2000 में टाटा ने कनाडा की टी बैग्स इन्वेंटर कंपनी टेटली को खरीदा और दुनिया की सबसे बड़ी टी बैग्स बनाने वाली कंपनी बन गई। किसी भी इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी को टेक ओवर करने वाली ये सबसे बड़ी डील रही। 2004 में साउथ कोरिया की डेवू कमर्शियल व्हीकल को रतन टाटा ने खरीदा, जिसका नाम बाद में टाटा डेवू कमर्शियल व्हीकल रखा गया। 2007 में टाटा ने लंदन के कोरस ग्रुप को खरीदा, जो कि एक स्टील कंपनी थी, जिसका नाम बाद में टाटा स्टील यूरोप रखा गया। 2008 में स्कूटर पे घूमने वाले मिडिल क्लास लोगों का खुद का कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा ने 1 लाख रुपए में मिलने वाली टाटा नैनो कार बनाई। शुरू में इस कार को अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन बाद में एक चीप कार ऐसी इसकी इमेज बनी जिससे टाटा नैनो फ्लॉप हो गई। इंटरनेट की पावर को जानते हुए रतन टाटा ने कई सारी ऑनलाइन पोर्टल्स में निवेश किया, जैसे कि ओला कैब्स, पेटीएम, शाओमी, स्नैपडील, जिवामे, कैशकरो.com, फर्स्ट क्राई, लेंसकार्ट, कारदेखो.com, क्याझुंगा, ब्लू स्टोन, अर्बन लैडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 28 दिसंबर 2012 को 75 साल की उम्र में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया और साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया। बाद में रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया, जिसके कारण उन पर तानाशाह होने का आरोप लगा, जो कि गलत था। इस टॉपिक के ऊपर हम दूसरी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। रतन टाटा आजीवन कुंवारे रहे। उन्हें किताबों और जानवरों से ज्यादा लगाव है और वो उनके 2 कुत्तों के साथ कुलाबा के एक फ्लैट में रहते हैं। टाटा ग्रुप की परंपरा की तरह रतन टाटा ने नीति और मूल्यों को पालते हुए अपने 21 साल के करियर में टाटा कंपनी का रेवेन्यू 40 गुना और प्रॉफिट 50 गुना से बढ़ाया। आज टाटा ग्रुप की 100 से ज्यादा कंपनीज है जो 150 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करती है और जिसमें 7 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं। देश के प्रति जिम्मेदारी और प्यार के लिए टाटा ग्रुप अपने प्रॉफिट का 66% हिस्सा देश को डोनेट करती है। रतन टाटा को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, उससे रतन टाटा को नवाजा गया। दोस्तों, ये थी रतन टाटा की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्यूज कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें और मोटिवेशनल वीडियोस, बायोग्राफीज और बुक समरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।